गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। जैसे कि हम जीव विज्ञान की क्लासेस पढ़ रहे थे और जिसमें हम कोशिका के बारे में पढ़ रहे थे और कोशिका के बारे में काफी सारी हम जानकारी इकट्ठी कर चुके थे। जिसमें आप जानते हैं कि हमने कोशिका का पार्ट स्टार्ट कर दिया था, जिसमें सेल वॉल के बारे में मैंने बता दिया था। इसमें कुछ थोड़ी सी जानकारी और मैं आपको यहाँ पे 2 पॉइंट का दे दूं। मैं यहाँ पे जो मैं शायद दे दिया नहीं था, तो मैं यहाँ पे बता दूं। कवक की जो सेल वॉल होती है, कवक में भी पाई जाती है। कवक यानी कि पादपों में पाई जा रही है। और पादपों से पहले क्या था कि जो जगत बनाए गए थे, 2 जगत में बनाया था। कैरोलस लिनियस ने 2 जगत दिए थे, पादप जगत और जो वर्गीकरण किया था पादप जगत और जंतु जगत। उसमें पादप जगत में जो था वो कवक, शैवाल और प्लांट्स उसमें पादप रखे गए थे। तो पर बाद में जो 5 जगत की जो प्रणाली आई, 5 जगत वाली, उसमें बीटिकर ने क्या कर दिया, अलग कर दिया, कवक को अलग कर दिया। क्योंकि स्वपोषी नहीं है कवक, क्या है, परपोषी है। अपना भोजन दूसरों पर आश्रित होके ये बनाते हैं। इनको फफूंद कहते हैं, कवक को क्या कहते हैं, फफूंद। और इसके बारे में हम थोड़ा बहुत पहले, इससे पहले चर्चा कर चुके हैं। तो देखिए पुरानी क्लासेस को भी आप जाके देखिए, उनको सर्च करिए, जिससे क्या है कि आपको नॉलेज होगी क्या क्या बता दिया गया है। कवक जो फफूंद होती है, इनमें सेल वॉल पाई जाती है और वो काइटिन की बनी होती है। और काइटिन एक प्रकार की शर्करा है। भाई आपको यही पता है कि शर्करा की ही बनी सेल वॉल है। सेल्यूलोज भी एक प्रकार की क्या है, शर्करा है। तो उसकी बनी रहती है और जीवाणु में भी पाई जाती है। जीवाणु में भी सेल वॉल पाई जाती है। पेप्टिड पेप्टिडो ग्लाइको ये जो आपकी ग्लाइको होती है, पेप्टिडो जो आपका ग्लाइकेन होता है उससे बनी होती है। पेप्टिडो ग्लाइकेन, ये मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, पेप्टिडो ग्लाइकेन। ठीक है, तो पेप्टिडोग्लाइकेन की है ना आपकी क्या है, जीवाणु की सेल वॉल बनी होती है। इससे जस्ट हम सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ चुके थे। ये अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। और सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बाद अब हमारा जो कोशिका में, भाई यहाँ पे देख लीजिए, सेल वॉल हो गया, सेल मेम्ब्रेन हो गया। और अब हम यहाँ पे न्यूक्लियोप्लाज्मा यानी कोशिका द्रव के बारे में मैंने बता दिया था। और जीव द्रव्य क्या होता है, प्रोटोप्लाज्मा, उनके बारे में भी बता दिया था। अब हम यहाँ पे कोशिका के जो अंग हैं जो अंदर पाए जा रहे हैं, जो आप यहाँ देखेंगे, गौर से देखिए बच्चों, ये केंद्रक के पास से देखिए, ये बिल्कुल जाल जैसा बिल्कुल पाया जा रहा है। इसे क्या बोलते हैं, इसको भाई एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसमें हिंदी में आप देखेंगे कि हिंदी में इसको अंतःप्रदप्य जालिका कहते हैं। अंतःप्रदप्य जालिका। और ये जो जालिका है बिल्कुल जाल जैसी फैली हुई है, ये पादप में भी पाई जा रही है, ये जंतु कोशिका में भी पाई जाती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये देखिए यहाँ पे। अब आप देख रहे होंगे ये 2 तरीके की मिल रही है, एक स्मूथ एक रफ। तो चलिए मैं इसी चीज को आपको थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं। ये देखिए, ये स्ट्रक्चर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की है। और हम थोड़ा सा अपना एक स्ट्रक्चर और देखते हैं जिसको हम बना रहे थे। भाई हम भी एक रफली डायग्राम बना रहे थे। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो केंद्रक से इस तरीके से कोशिका तक क्या है, झिल्ली तक पाई जाती है। कुछ इस तरीके की आकृति, कुछ इस तरीके का जाल पाया जाता है। और ये पादप कोशिका, भाई जल्दी जल्दी बना रही हूँ तो थोड़ा सा ऐसे ही जल्दी जल्दी स्पीड में बना रही हूँ। तो ये पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में पाई जाती है। तो ये देखिए मैंने ये बना दी है। अब ये 2 प्रकार की पाई जाती है। अब ये 2 प्रकार की कैसे होती है, एक जो पाई जाएगी उसमें कुछ में क्या पाए जाएंगे, ये छोटे छोटे आपको दिख रहे होंगे। तो ये 2 प्रकार की पाई जाती है, यानी ये जो आप पे छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं, इस वाली अंतःप्रदप्य जालिका को रफ यानी कि खुरदरी, क्या है, खुरदरी, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं, यानी ईआर बोलते हैं, अंतःप्रदप्य जालिका बोलते हैं, ये जो रफ वाली है। और जिस पर ये जो छोटे छोटे नहीं पाए जा रहे, ये छोटे छोटे क्या हैं, यही मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि ये छोटे छोटे बच्चों, ये राइबोसोम है। यानी कि ईआर पे अगर राइबोसोम्स पाए जा रहे हैं तो वो कैसी है, खुरदरी है। और
अगर राइबोसोम्स नहीं पाए जा रहे हैं तो कैसी है वो, स्मूथ है, यानी इसको बोलेंगे चिकनी। यहाँ पे नहीं दिख रहा है तो मैं यहाँ लिख देती हूँ, यहाँ पे देखिए ये रहा यहाँ पे चिकनी, अंत्य प्रदप्य जालिका यानी ईआर, क्योंकि इस पे राइबोसोम्स नहीं पाए जा रहे। तो हम अपनी ईआर की स्ट्रक्चर पे देख लेते हैं बच्चों। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये दो प्रकार की पाई जाती है। ये देखिए मैंने यहाँ पे आपको चित्र यहाँ पे भी दिखाया है, दो प्रकार की, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि ये खुरदरी एंडोप्लाज्मिक है, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी ये चिकनी अंत्य प्रदप्य जालिका है। और ये केंद्रक से हमारी प्लाज्मा झिल्ली यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक क्या होती है, फैली होती है। न्यूक्लियस से अपनी कहाँ तक फैली होती है, आपके न्यूक्लियस से कहाँ तक फैली होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक फैली होती है। ये भाई आप वो क्या बनाती है, एक तरीके से प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी ये जो आपकी सेल है, मैं यहाँ पे बताऊं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और जो आपका यहाँ पे ये न्यूक्लियस है उसके बीच में एक क्या बना रही है, एक रास्ता जैसा बना रही है। आप देख रहे हैं इसमें, मैंने यहाँ पे दिख रहा होगा आपका, रास्ता जैसा बना रही है कि ताकि कोई भी पदार्थ प्लाज्मा मेम्ब्रेन से आए तो अंदर एंट्री डायरेक्ट हो जाए। समझ रहे हैं आप, ये रास्ता सा ऐसा बना रही है, और एक स्केलेटन जैसा भी बना रही है। भाई कोशिका को एक स्केलेटन भी दे रही है, बिल्कुल इस तरीके से लेके पूरा जाल तरीके से दे रही है। तो एक तरीके से एक दृढ़ता भी, कोशिका को एक दृढ़ता भी प्रदान कर रही है। अब बात करते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो कार्य होता है, भाई इसमें दो तरीके से आपको समझ में आएगा। देखिए ये जो आपको छोटे छोटे बूंद करके आकृति दिख रही है, इनको राइबोसोम्स कहते हैं। क्या कहते हैं, राइबोसोम। अब राइबोसोम पाया जा रहा है, इसका मतलब राइबोसोम का बेस्ट जो काम होता है बच्चों, वो होता है प्रोटीन संश्लेषण का, प्रोटीन का संश्लेषण करना। ठीक है, प्रोटीन का निर्माण करना, ये काम किसका है, राइबोसोम का। क्योंकि वो क्या है, राइबोसोम, अभी हम आगे चल के राइबोसोम के बारे में ही पढ़ेंगे। राइबोसोम फैक्ट्री है, प्रोटीन की क्या है, फैक्ट्री। तो आपको ये याद रखना है कि प्रोटीन का संश्लेषण का काम तो राइबोसोम कर रहे हैं। तो जो खुरदरी हमारी वो है रफ वाली जो ईआर है, इसको RER यानी शॉर्ट में हम ये से भी बोल सकते हैं। ठीक है, RER जो है हमारी, ये क्या कर रही है, प्रोटीन संश्लेषण। तो भाई ये SER क्या करेगी, ये भी आपको याद रखना है। तो बच्चों SER जो है वो लिपिड का निर्माण करेगी, लिपिड यानी वसा, लिपिड का निर्माण, समझ रहे हैं आप, लिपिड का निर्माण करेगी। और ये आपको एक चीज और ध्यान रखनी है, अगर ये लिपिड का निर्माण कर रही है, वसा का निर्माण कर रही है, तो आप मुझे ये बता दीजिए कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है, मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है, भाई हम पहली क्लास में पढ़ चुके हैं, मेम्ब्रेन लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। तो आपको क्या समझ में आ रहा है कि क्या बनाने में ये मदद करेगी हमारी कोशिका के अंदर, ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मतलब झिल्ली बनाने के लिए, यानी कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के निर्माण में भी मदद करेगी, और साथ ही केंद्रक झिल्ली यानी कि जो केंद्रक की झिल्ली है उसके निर्माण करने में भी मदद करेगी। तो ये मदद करने का काम है, और ये मैंने आपको बता दिया कि ये क्या काम करती हैं। एक तरीके से सिस्टर्नी जैसी एक पतली नली रूप में होती हैं, नली जैसी तुम्हें आकृति दिख रही होगी, देख ही लीजिए आप इस तरीके से पूरा। और ये पूरा एक क्या है, केंद्रक झिल्ली से पूरी कोशिका झिल्ली तक क्या है, जाल बनाती है। और ये इसके काम मैंने आपको बता दिए, ये दो प्रकार की मिलती है, एक रफ खुरदरी प्रकार की, एक चिकनी प्रकार की यानी स्मूथ प्रकार की। और चिकनी वाली लिपिड का क्या करती है, स्त्रावण करती है, मतलब सिक्रेशन करती है। और रफ वाली में राइबोसोम है, तो वो किसका कार्य करेगी, प्रोटीन का संश्लेषण का कार्य करेगी। और इस तरीके से क्या है, और एक और काम है कि जब प्रोटीन और लिपिड का, तो बनाने में क्या है, झिल्ली में सहायक होगी, क्योंकि लिपिड और प्रोटीन की जरूरत पड़ती है झिल्ली निर्माण करने में। और दूसरी बात ये भी है, अभी मैंने जस्ट आपको बताया कि ये कोशिका झिल्ली से केंद्रक झिल्ली तक है, तो इसका मतलब ये पदार्थों के आवागमन में भी सहायक हो जाएगी। झिल्ली से डायरेक्ट जो पदार्थ है वो आपके कोशिका द्रव्य है या केंद्रक झिल्ली तक क्या है,
पहुंच सकेंगे। तो ये आपको समझ में आ गया होगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो चलिए बेस्ट जो इसमें मैं सबसे पहले समझती हूँ कि आपको मैं उससे पहले मैं आपको हाँ जी, ये समझा देती हूँ क्योंकि भई मैंने इतना आपको ये खोल दिया कि माइटोकॉन्ड्रिया और ये समझाने तो इसको थोड़ी देर बाद समझते हैं। पहले हम राइबोसोम समझ लेते हैं क्योंकि अभी हमने जस्ट अभी क्या समझा था बच्चों कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम होते हैं। कौन होते हैं? राइबोसोम। तो चलिए सबसे पहले इसी को समझ लेते हैं कि राइबोसोम होता क्या है। राइबोसोम एक इकाई है, एक छोटी सी ये यूनिट्स हैं राइबोसोम। अब ये प्रोटीन संश्लेषण में बड़े सहायक होते हैं। ये आपको ये पूरा जाल सा दिख रहा है, आप तुम कहोगे ये क्या चीज है। तो देखिए ये वाली जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है ना, ये वाली स्ट्रक्चर ये है राइबोसोम। राइबोसोम में इस तरीके से आपको साइट मिलेंगे। वैसे तो 3 साइट होते हैं, एक ई साइट, एक पी और ए। ई वाला कोई ऐसा खास नहीं है, पी और ए साइट का आपको खासकर क्या है ध्यान रखना है क्योंकि इसी से ही आपको मैं यहाँ पे आपको शॉर्ट में समझा देती हूँ कि राइबोसोम इस तरीके की कुछ आकृति में मिलेंगे। इस तरीके की कुछ आकृति में मिलेंगे और इस तरीके से इसमें इस तरीके से क्या होंगे, इस तरीके से साइड जैसे आप ई साइड, पी साइड और यहाँ पे आप ए साइड देखते हैं। ठीक है, इस तरीके से 3 साइट होती हैं, ई साइट, पी साइट और ए साइड। जैसे यहाँ पे ये स्ट्रक्चर में मैंने आपको क्या है यहाँ पे बताया है। तो इस तरीके से देखिए इसमें जैसे मैंने अभी यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाई थी कि राइबोसोम का एक स्ट्रक्चर ऐसा और एक स्ट्रक्चर ऐसा, जैसे ये देख सकते हैं आप, ये वाला और ये वाला। ठीक है, ये आपस में क्या हो गए हैं, अगर मैं इसको अलग से संरचना बनाऊं तो आप इसको देखेंगे इस तरीके की संरचना, कुछ इस तरीके की संरचना देखेंगे। देखेंगे कि नहीं देखेंगे? तो ये वाली जो संरचना है इस तरीके से आपको समझ में आएगी। तो ये बिल्कुल इस तरीके से ये है लार्ज सब यूनिट, यानी कि राइबोसोम का पहला ऊपरी जो सिरा है वो सब यूनिट है बड़ी वाली, और ये स्मॉल सब यूनिट है। अब ये आपस में क्या है, धस गई है, आपस में क्या हो गई है, धस गई है, मतलब फंस गई है अंदर की तरफ। अब देखिए इसमें ये जो स्मॉल राइबोसोम सब यूनिट है वो आपकी लार्ज राइबोसोम की सब यूनिट में फंसी है और ये इसमें साइट मिल रहे हैं, ई साइट, पी साइट और ए साइट, 3 साइट के। अब यहीं पे क्या होता है, आनुवंशिक इकाई। अब ये आनुवंशिक इकाई क्या है, चलिए हम थोड़ा सा आपको समझाते हैं। आनुवंशिक इकाई जो होती है वो केंद्रक में पाई जाती है, यानी केंद्रक में गुणसूत्र पाए जाते हैं, क्रोमेटिन पाए जाते हैं। आप ये समझ रहे, क्रोमेटिन, क्रोमेटिन क्या होते हैं, गुणसूत्र होते हैं बच्चों। गुणसूत्र जो होते हैं वो क्या होता है आपका आनुवंशिक इकाई, और आनुवंशिक इकाई डीएनए और आरएनए होते हैं। आप समझ रहे हैं, डीएनए और आरएनए आनुवंशिक इकाई होती है। अब डीएनए क्या होता है, डीएनए एक डबल स्टैंडर्ड होता है, डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है। डीएनए की जो फुल फॉर्म बोली जाए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। ठीक है, न्यूक्लिक अम्ल है ये। और ये न्यूक्लिक अम्ल में ये जो आरएनए है वो डीएनए का ही, अगर डीएनए क्या करता है, रेप्लिकेट करता है और सिंगल स्टैंड बनाता है। भाई वो इस तरीके से मैं यहाँ पे आपको व्हाइट उस पे बताऊं, थोड़ा सा समझाऊं आपको। ये देखिए इस पे समझाते हैं। तो डीएनए की बात करें, डीएनए क्या है तो आप ध्यान से समझें। तो वो एक डबल स्टैंडर्ड क्या है, डबल स्टैंडर्ड एक स्ट्रक्चर है, और इसमें आप अगर ध्यान से देखें इस तरीके से ये वाला जो स्ट्रक्चर यहाँ से, तो ये अगर मान लीजिए ये वाला जो यहाँ से ये 3 है, तो ये यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक गया तो ये 5 है, ये लूप क्या है 5 का, मतलब इसका अंतिम छोर। और ये 3 डैश इसको यहाँ पे, सॉरी ये उल्टा हो जाता है यहाँ पे, तो यहाँ पे ये 5 डैश और ये इस तरीके से यहाँ पे 3 डैश की स्ट्रक्चर। आप समझ रहे हैं, इसको सिंगल स्टैंड कर दिया जाए ये एकदम इस तरीके से, क्योंकि प्रोटीन के संश्लेषण में, प्रोटीन के निर्माण में अमीनो अम्ल को इकाई से जोड़ने के लिए ये क्या हो जाता है, डीएनए का एक सिंगल स्टैंड बन जाता है। क्या बन जाता है, सिंगल स्टैंड। और सिंगल स्टैंड का मतलब यही है कि अलग उसमें, और ये आरएनए कहलाता है, राइबोन्यूक्लिक अम्ल। आरएनए देखो इनमें अंतर क्या होता है, डीऑक्सी, इसमें डीऑक्सी है,
डीऑक्सी, तो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल और ये राइबो न्यूक्लिक अम्ल है, इसमें कोई डीऑक्सी शर्करा नहीं है। ये डीऑक्सी शर्करा इसमें पाई जाती है, इसलिए ये डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल है। अब यहाँ पे क्या है कि इसका स्टैंड 3 और वही 5। ठीक है, तो आप ये समझ रहे होंगे कि ये स्टैंड वही है आरएनए, और यहाँ पे देखिए ये स्ट्रक्चर आपको दिखेगी, ये वाला देखिए ध्यान से, 3 डैश 5 डैश, आप वही 3 डैश 5 डैश की स्ट्रक्चर भी है, तो ये वही ये ने से ही। तो देखिए यहाँ पे ये स्ट्रक्चर आपको दिख रही है, ये वही है आरएनए की स्ट्रक्चर। यहीं पे प्रोटीन का निर्माण, जहां पे मैं आपको पूरा एकदम ऐसे नहीं बता रही कि पूरा इस तरीके से, आप देख सकते हैं कि एमिनो एसिड किस पर आता है, ए साइड पे, इस तरीके से ए साइड पे आया, और ए साइड से फिर उसको पी साइड में, और पी साइड पे क्या हो रही है, पॉलीपेप्टाइड चेन बन रही है। भाई प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई अमीनो अम्ल होते हैं, क्या होते हैं, अमीनो अम्ल, और ये छोटी इकाई एक के बाद एक के बाद एक के बाद पॉलीपेप्टाइड बंधों से जुड़े होते हैं, और यही क्या है, प्रोटीन की संरचना है, प्रोटीन का स्ट्रक्चर है। तो यही है कि यहाँ पे जो आपका जो आरएनए है, वो वहां आरएनए का जो टी आरएनए ट्रांसफर जो आरएनए, वो क्या कर रहा है, उसका ए साइड जो वाला, ये जो राइबोसोम का ए साइड है, वो उस पर क्या आता है, अमीनो एसिड आता है। अमीनो एसिड यानी कि अमीनो अम्ल आए, और वो चेन के साथ अब जुड़ेगा, एडेड होगा किस पे, चेन से, प्रोटीन की जो ये चेन बन रही है इससे जुड़ेगा, वो पी साइड को दे दिया जाएगा, और फिर वो चेन से क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो बताइए, आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि राइबोसोम क्या है और क्या करता है। तो सबसे मुख्य काम तो आप समझ गए होंगे कि प्रोटीन का निर्माण कर रहा है, भाई प्रोटीन की फैक्ट्री है, ये बनी बनाई प्रोटीन की क्या है, फैक्ट्री है। तो हम कुछ और जानकारी राइबोसोम्स की ले लेते हैं बच्चों की, क्या चीज हमें वो करनी है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे थोड़ा सा बता देती हूँ आपको इसकी खोज। तो खोज है रॉबिन्सन और ब्राउन ने देखा, ब्राउन, रॉबिन्सन और ब्राउन ने 1953 में देखा, और यहाँ पादप में देखा, यानी पादपों में पाया जाता है राइबोसोम, और पादपों में रॉबिन्सन और ब्राउन ने देखा। और मैं जंतु की भी भाई पादपों में देखा, तो हम जंतु की भी बात कर देते हैं। जीई पैलेड ने, जीई पैलेड ने क्या है, जीई पैलेड ने जंतु कोशिका में देखा। तो बताइए, आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, कब देखा आप। तो ये देखिए, सन याद हो जाए तो ठीक है, नहीं याद हो तो कोई ऐसा जबरदस्ती नहीं है, फिर भी मैं यहाँ लिख देती हूँ। वही है 1953 में पादप में रॉबिन्सन और ब्राउन ने देखा, और वही जीई पैलेड ने जंतु कोशिका में देखा। अब यहाँ पे ये तो चलिए ठीक है कि है ना, प्रोटीन, मैं यहाँ पे ये स्ट्रक्चर मिटा देती हूँ जिससे आपको पता चले। एक चीज और, पर नाम किसने दिया, भाई नाम का भी तो हमें ध्यान रखना है। ये तो पादपों में रॉबिन्सन ब्राउन ने देखा, जीई पैलेट में जंतु कोशिका में देखा, पर नाम रॉबर्ट ने दिया। किसने दिया, रॉबर्ट ने। तो ये रॉबर्ट ने नाम इसको दिया है क्या, राइबोसोम। राइबोसोम की एक विशेषता और ध्यान रखनी है कि राइबोसोम पाया कहाँ कहाँ जाता है। तो चलिए, अगर मैं ये थोड़ा सा मिटा दूं, खोज वाला आपको समझ में आ गया होगा कि किस किस ने खोज करी। अगर बाय चांस पेपर में आ जाए तो भैया पता होना चाहिए कि किसने खोज करी। अगर मैं बात करूं इसमें कि राइबोसोम की कि वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो राइबोसोम, चलिए हम इस तरीके से याद कर लेते हैं। राइबोसोम साइटोप्लाज्मा में पाया जाता है। साइटोप्लाज्मा हिंदी में बोलेंगे कोशिका द्रव्य, ठीक है, साइटोप्लाज्मा में पाया जाता है। और ईआर में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी रफ वाली, जो आर वाली है ना, रफ, उसी से बनती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पाया जा रहा है। माइटोकॉन्ड्रिया, भाई माइटोकॉन्ड्रिया को कैसे भूल सकते हैं, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में भी प्रोटीन की जरूरत होती है। और मैं आपको यहाँ पे एक और चीज बता दूं कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो क्या है, उसमें खुद का डीएनए पाया जाता है, वृत्ताकार डीएनए पाया जाता है। यह हम अभी आगे चल के माइटोकॉन्ड्रिया में पढ़ेंगे। अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया के बाद हरित लवक की बात करें, यानी कि जो पादपों में पाया जाता है, उसमें भी राइबोसोम क्या है, पाए जाते हैं। अगर राइबोसोम की एक चीज और हमें ध्यान करनी है, जो आपको इसमें दिख रहा है, ये बड़ी लूप जो आपको दिखाई दे रही है और ये छोटी लूप जो दिखाई दे रही है, तो मैं आपको यहाँ पे ये बता दूं कि इसी इसी लार्ज सब यूनिट और स्मॉल सब यूनिट
की वजह से जो आरएनए होता है वो 2 टाइप्स का होता है, एक 80S टाइप और एक 70S टाइप। समझ रहे हैं? अब मैं एस के बारे में भी आपको बताऊंगी और 70S के बारे में भी। तो 80S के और 70S के, 80S के जो राइबोसोम होते हैं वो यूकैरोटिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं बच्चों, ये आपको ध्यान रखना है। और 70S के जो राइबोसोम होते हैं वो आपके प्रोकैरोटिक कोशिका में पाए जाते हैं। बताइए आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। हाँ, एक थोड़ा सा ध्यान रखना कि माइटोकॉन्ड्रिया में भी 70S प्रकार के ही क्या पाए जाते हैं, राइबोसोम पाए जाते हैं। तो एस क्या है? एस, हाँ, स्वैग वर्ग से वो है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि भाई एस क्या है, और ये इसको 70S और ये कैसे हो गया 80S, तो हम इसको ही यहीं पे समझेंगे। जो एस है वो स्वैगबर्ग इकाई है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ स्वैडबर्ग इकाई। इसको स्वैडबर्ग ने खोजा था कि भाई प्रोकैरोटिक में 70S प्रकार के पाए जा रहे हैं, 80S के, यानी दोनों में थोड़ा थोड़ा अंतर है। क्या अंतर है थोड़ा सा मैं यहाँ पे बता देती हूँ। चलिए मैं इसको थोड़ा सा मिटा दूं तो जिससे आपको पता चल जाएगा। मैं बताती हूँ अभी जस्ट। देखिए क्या अंतर है, तो ये सबसे पहला आप इसमें थोड़ा सा अगर ध्यान से देखें, ये बड़ी इकाई समझ लीजिए आप, ये बड़ी इकाई और ये है छोटी इकाई। अब ये है ना आपस में 10 हैं, तो अगर मैं इसको अगर अच्छे से देखूं बच्चों, अगर इसको अच्छे से देखूं तो ये आपको लगभग है ना 60S प्रकार का दिखेगा, एक अकेला, यानी लार्ज सब यूनिट 60S प्रकार की, और ये 40S प्रकार की। पर क्या हुआ जब ये आपस में धस गए, यानी कि ये इसमें क्या हो गई, ये यूनिट इसमें फंस गई, ठीक है। तो ये यूनिट जब इसमें फंस गई तो इसकी स्ट्रक्चर का ये जो हिस्सा है आधा क्या हो गया, धस गया। जैसे आप इसमें भी देख सकते हो, आप देख सकते हो कितनी बड़ी बड़ी स्ट्रक्चर है, लार्ज सब यूनिट कितनी बड़ी है और ये सब स्मॉल सब यूनिट कितनी, पर देखने के बाद ये इतना स्ट्रक्चर, तो ये इतना स्ट्रक्चर हो गया, इसका इतना हिस्सा क्या हो गया, धस गया। अब ये बन गया 80S टाइप का, इस तरीके से इसमें क्या हो गया, बिल्कुल अंदर आ गया और इस तरीके बन गया, तो आधा हिस्सा चला गया। इसी तरीके से क्या है, उसके साइज के अकॉर्डिंग कुछ बड़ा 80S का और कुछ छोटा 70S का, और ये यूकैरोटिक में 80S टाइप के और 70S टाइप के, यानी कि 70S स्वेडबर्ग वाले। एस का आप ध्यान रखना कि एस क्या है, स्वेडबर्ग इकाई है, प्रोकैरोटिक में पाए जाते हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया, आपको अच्छे से राइबोसोम्स के बारे में पता चला चला होगा। आपको पेपर्स में अगर कुछ पूछा जाएगा तो आपको ज्यादातर यही कि राइबोसोम का काम क्या होता है, तो प्रोटीन संश्लेषण का काम। क्यों? क्योंकि वो राइबोसोम क्या है, प्रोटीन की फैक्ट्री है, बनाए बने फैक्ट्री है भाई, फैक्ट्री होती है वो जिसमें प्रोटीन निर्माण हो रहा है, समझ गए। तो चलिए आगे थोड़ा सा इसमें चलते हैं। अब हमने बात करी ली है माइटोकॉन्ड्रिया की, तो हम माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। थोड़ी सी क्लास लेंदी हो जाएगी, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया तक ही पढ़ाएंगे, फिर उसके बाद और देखिए मैं क्लास एक के बाद एक अब भी डाल दूंगी, जस्ट या तो अभी 2 क्लास डल जाएंगी या कल डल जाएगी, कल के लिए मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ कि कल डल जाएगी। देखो बच्चों क्या होता है कि अभी टाइम नहीं मिल रहा, पर मैं भी जानती हूँ कि 15-20 दिन रह गए हैं, कोर्स को बहुत ज्यादा लेंदी हो जाता है, इसको जल्दी कंप्लीट करते हैं। तो आप मेरी पुरानी वाली वीडियोस भी देखिए, कुछ मैं नई भी डाल दूंगी। आपको चित्रों के माध्यम से पूरी जीव विज्ञान समझ में आनी चाहिए, इसलिए मैं चित्र लेकर आई हूँ अच्छे से, कुछ गहराई से क्वेश्चंस भी। क्यों? क्योंकि कहीं से भी क्वेश्चंस आप पुटअप हो सकते हैं। मान लीजिए एग्जामिनर को भाई ऐसा लग रहा है कि बच्चों ने पूरी किताब पढ़ डाली है, तो वो कहीं ना कहीं बीच में से क्या है क्वेश्चंस ढूंढने लग जाते हैं, बिल्कुल छोटे 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 उनको क्वेश्चंस बनाने लग जाते हैं। तो कुछ इसी पे हम इसी सिद्धांत को क्या है फॉलो करके चल रहे हैं कि ताकि वो कहीं से भी पूछे हम उसको हल कर सकें। तो माइटोकॉन्ड्रिया सूत्र कणिकाएं, इनको हम सूत्र कणिकाएं हिंदी में कहते हैं, और ये माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका पादप में भी पाया जाता है और जंतु कोशिका में भी, और ये आपकी क्या है, शक्ति ग्रह, ये एक प्रकार का शक्ति ग्रह। हाँ, मैं एक चीज तो आपको बताना भूल गई, ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि आरबीसी में राइबोसोम नहीं पाए जाते, यानी आरबीसी क्या है, रक्त कोशिकाएं, रेड ब्लड सेल।
तो रेड ब्लड सेल आरबीसी में राइबोसोम नहीं पाए जाते। अगर आ जाए क्वेश्चंस तो आप ध्यान रखेंगे, वहां नहीं पाए जाते। ठीक है, तो हम अब माइटोकॉन्ड्रिया पे चलते हैं। भाई एक आध चीजें कभी कभी छूट जाती है, तो थोड़ा सा बीच बीच में याद आ जाएगा तो मैं आपको बताती जाऊंगी। तो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हम पढ़ते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है और इसके बारे में थोड़ा ध्यान दें। तो माइटोकॉन्ड्रिया की जैसे आपको स्ट्रक्चर इसमें दिखाई दे रही है, ये डबल स्ट्रक्चर है। देखिए आउटर मेम्ब्रेन डबल मेम्ब्रेन का बना है, इनर मेम्ब्रेन यानी जो इस ये जो मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन यानी इसकी खुद की एक झिल्ली है, और वो भी सेम प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरह आउटर और इनर तरीके से, तो डबल मेम्ब्रेन यानी कि ये द्यू झिल्ली का बना हुआ है, द्यू पड़ती है झिल्ली का बना है, डबल मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन, यानी बाहर वाले भाग को आउटर मेम्ब्रेन और अंदर वाले भाग को क्या बोलेंगे, इनर मेम्ब्रेन यानी आंतरिक झिल्ली। अब ये क्या है, आप इधर भी देखिए ध्यान से, ठीक है, ये इनर झिल्ली। अब इसमें अगर आप देखें ये यहाँ पे छोटे छोटे, तो इसमें इसको बोलेंगे यहाँ पे मैट्रिक्स। देखिए मैट्रिक्स यानी ये माइटोकॉन्ड्रिया का द्रव है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो द्रव पाया जा रहा है, भाई कोशिका के अंदर जो द्रव पाया जा रहा है उसे साइटोप्लाज्मा कह रहे हैं, यानी कोशिका द्रव। इसी प्रकार से मैट्रिक्स पाया जाता है, क्या पाया जाता है, मैट्रिक्स। ये एक तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया का द्रव है, आप द्रव समझ लीजिए। ठीक है, तो इसमें और इस द्रव में क्या क्या पड़ा है, तो जैसे मैंने आपको बताया था कि क्या पाया जाता है भाई, डीएनए पाया जाता है, खुद का डीएनए है। माइटोकॉन्ड्रिया में खुद का डीएनए है, तो ये आप ध्यान रखें। हरित लवक में भी डीएनए पाया जाता है, खुद का अपना डीएनए हरित लवक में पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए पाया जाता है। यानी ये एक प्रकार की कोशिका के अंदर ही, समझ रहे हैं, कोशिका के अंदर ही कोशिका पाई जा रही है, एक ऐसी कोशिका जिसका खुद का एक डीएनए, खुद का एक दिमाग। ठीक है, तो इस तरीके से अब देखिए यहाँ पे इस तरीके से बात करें इसमें कि क्या, क्योंकि भाई ये हमारे लिए शक्ति ग्रह, ये पावर हाउस है। तो यहाँ पे क्या होता है कि इसकी जो मेम्ब्रेन है, जो मेम्ब्रेन है उसमें क्या होता है, आ, एटीपी का संश्लेषण, यानी जो हमारी शक्ति हमें जिससे मिलती है उसका नाम है एटीपी, एडिनो ट्राइफॉस्फेट। एडिनो, भाई इसका फुल फॉर्म पूछा गया है, इसका ध्यान रखेंगे। और अगर मान लीजिए एक तो एटीपी हो गया, फॉस्फेट, और एडीपी, भाई एडीपी का भी ध्यान रखेंगे, तो एडीपी क्या हो गया, एडिनो डाइफॉस्फेट, डाइफॉस्फेट। तो बताइए आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, एडिनो ट्राइफॉस्फेट, एडिनो डाइफॉस्फेट, और एडिनो ट्राई और एडिनो डाई, ये एडीपी का फुल फॉर्म क्या है, एटीपी का क्या फुल फॉर्म है, ये आपको ध्यान रखना है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए पाया जा रहा है, आरएनए, भाई डीएनए है तो आरएनए भी पाया जाएगा, यानी प्रोटीन का संश्लेषण भी होगा, ये भी आपको समझ में आ गया होगा, प्रोटीन का भी होगा। ठीक है, तो यानी आप इस चीज का ध्यान रखेंगे। और एक चीज इसमें ये सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, जो आउटर मेम्ब्रेन है यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया की जो आंतरिक झिल्ली है, उस झिल्ली में एटीपी का क्या होता है, संश्लेषण होता है। क्या होता है, एटीपी का संश्लेषण, हमारे पावर हाउस में एटीपी का संश्लेषण निर्माण होता है आंतरिक मेम्ब्रेन में, आंतरिक मेम्ब्रेन के अंदर यानी मैट्रिक्स में। और क्योंकि एक साइकिल चलती है, ग्लूकोज टूटता है, ग्लाइकोलाइसिस चक्र चलता है, ग्लाइकोलाइसिस चक्र चलता है, और क्या होता है, एटीपी का निर्माण होता है। आपको ये चीज समझ में आ जानी चाहिए कि भाई ग्लूकोज का, अगर ग्लूकोज टूट रहा है तो वो ग्लाइकोलाइसिस चक्र से टूटता है, और ग्लाइकोलाइसिस जो चक्र होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में चलता है, लाइसिस चक्र। और भी एक का चक्र और चलते हैं, तो एटीपी का संश्लेषण होता है वो हमारे इसमें ही होता है। और मैं यहाँ पे एक और चीज आपको ये बताना चाहती हूँ, आप इसमें देखिए ये ध्यान से कि कुछ इस तरीके से जो आपकी अंदर अंदर जो आउटर मेम्ब्रेन है थोड़ी मुड़ गई है, इसको क्रिस्टी कहते हैं, क्या बोलते हैं, क्रिस्टी। आपको ये ध्यान रखना है, क्रिस्टी कहते हैं। और ये क्रिस्टी पे और ये पूरी आउटर मेम्ब्रेन पे इस तरीके की संरचना, ये देखिए, ये देखिए, ये आपको दिख रहा है इस तरीके से, मैं इसको थोड़ा उल्टा बना दिया, तो देखिए ये संरचना इस तरीके से बना देती हूँ मैं, है ना, ये ऐसे बना देती हूँ। तो ये ऊपर वाला जो है ये क्या है, एटीपी, एटीपी है, एटी फेज है, और ये F0 प्रोटीन का है, प्रोटीन
भाई इसमें तो आप इसमें देखिए, ये है ना पोर्शन, सॉरी मैं इसमें प्रोटीन बोल रही, पोर्शन, ये पोर्शन है F0 का, यानी इसको F0 और ये F1 है, ये F0 और F1 है। तो ये क्या होते हैं, यही क्या है आपके F0 और F1 एटी फेज हैं, एटी फेज यानी एटीपी के फेज वाले हैं ये। एक तरीके से रोशनी, एक तरीके से ऊर्जा देने वाले हैं, समझ गए आप। इस तरीके से आइए कुछ और जानकारी हम हासिल कर लेते हैं कि भाई माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की। अभी हमें इसी के सारे सबसे ज्यादा हमें ध्यान रखना है, अल्टमैन ने की। आपको ये भाई अल्टमैन थे जिन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज करी, और इनका नाम किसने दिया, माइटोकॉन्ड्रिया का नाम बेंडा ने। नाम किसने दिया, बेंडा ने। आपको ये ध्यान रखना है अल्टमैन। अब तुम बोलो कि मैडम है ना कब खोज करी, तो खोज वैसे ज्यादा पूछी नहीं जाती है, शायद आई थिंक आई एम राइट 1886 में शायद। अब आप मुझे जवाब देना मैं सही हूँ कि गलत। तो ये देखिए, ये तो थोड़ा सन का हो गया, अल्टमैन और बेंडा ने सॉरी नाम दिया और अल्टमैन ने खोज करी। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया तक मैंने आपको समझा दिया, क्लास थोड़ी लेंदी हो रही है आपके, इसके भी और क्लासेस क्योंकि एक एक दो दो पार्ट आएंगे, तो आपको इसका ध्यान रखना है। जो जो थोड़ी थोड़ी जो खास खास जानकारी है वो मैंने आपको दे दी है, आपको बता दिया है। और अब आपको क्या है कि इसके आगे के जो भी पार्ट्स है वो मैं आपको जल्दी प्रोवाइड कर दूं, जिससे कि आपके कोशिका से जितने भी क्वेश्चंस आएंगे वो आपके पुटअप हो सके। तो चलिए यहाँ आज क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। ओके बच्चों, तो खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए, क्योंकि पेपर 10 नवंबर को है, जल्दी पेपर है। और यहाँ जनरल साइंस है तो आपके काम आएगी, काफी सारे पेपर्स में आपके लिए मदद करेगी। श्रेष्ठा योजना हो गया, सैनिक पेपर हो गया, या उनमें भी देखिए सैनिक पेपर से रिलेटेड और कुछ टर्म्स में क्या यूज कर रही हूँ, इंग्लिश में भी यूज कर रही हूँ, तो आपकी बहुत हेल्प करने वाले हैं। और बच्चों ये जरूरी नहीं कि सैनिक स्कूल या मिलिट्री स्कूल्स में ही इंग्लिश वाला ही चीज है, नहीं। आपके भी पेपर में, एनएमएमएस का पेपर हो, श्रेष्ठा का हो, या कोई भी और भी कंपटीशन हो, उसमें आजकल क्या है एग्जामिनर बहुत होशियार हैं, वो बच्चों को चाहते हैं कि वो भी होशियार हो जाएं, ताकि वो ये नहीं बोलेंगे आपको। देखो आप माइटोकॉन्ड्रिया बार बार पढ़ते हो तो आपको सूत्र कणिकाएं दे देंगे, सूत्र कणिका क्या है इस तरीके से बोल देंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि भाई ये किसको कहा जाता है। और हिंदी भी थोड़ा सा पता होना चाहिए, इंग्लिश भी, पर लेकिन ये है कि हिंदी इंग्लिश में दोनों में पेपर आता है, तो इंग्लिश कहीं नहीं बदलती है, माइटोकॉन्ड्रिया को माइटोकॉन्ड्रिया ही कहेंगे। तो इस थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, थोड़ा अंग्रेजी भी टर्म्स भी आप याद रखिए। ओके, तो चलिए बाकी की क्लास हम अभी करेंगे आगे, और जुड़े रहिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप प्ले लिस्ट में जाएं और सीखें, और कब क्लासेस हो रही हैं, कब बीच में आ रही हैं क्लासेस, उसका आपको लिंक मिल जाए। बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आ जाए और सभी क्लासेस के बारे में आपको जानकारी टाइम टू टाइम मिल सके। तो तैयारी करते रहिए। ओके बच्चों, अपना ख्याल रखें।